जी बच्चे, तो हम बात कर रहे थे ग्रीक लिटरेचर की, अब हम आ गए हैं रोमन लिटरेचर पर। रोमन में सबसे पहले आ जाता है जी वर्जिल। वो याद करवाइएगा मुझे, इनके जो है ना सेक्ट्स, कैथoliसिज्म और प्रोटेस्टेंट और रिफॉर्मेशन, उस पर बात करेंगे। मुझे याद नहीं रहा, स्किप कर दिया। अच्छा जी, तो जो वर्जिल है ना, इसका बेसिकली नाम क्या है जी? पब्लियस वर्जिलियस मारो। ठीक है। अगर आप में से कोई बच्चा भी किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेक करना चाहे जो कि इंग्लिश के ना हो या इंग्लिश के भी हो, उसके लिए हाउ टू प्रोनाउंस एक वेबसाइट का नाम है। उसके अलावा जो बेहतर तरीका होता है ना, वो आप सिंपल सा गूगल पे लिखिए कोई भी वर्ड, चाहे वो लैटिन का है, फ्रेंच का है, ग्रीक है। आप उसको लिख के उसके बाद जो नीचे यूट्यूब का लिंक आएगा ना, वो एक उस एक वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए 1 मिनट की वीडियो होगी, तो उसको बार बार देखेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ये कल एक बच्चे ने सवाल किया था, तो वैसे ही मेरे जहन में आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो वर्जिल है ना बच्चे, इसका जो दौर है ना, तो वो रोमन का है क्लासिकल इरा। अब जब 18th सेंचुरी के अंदर जो एज ऑफ पोप है, उसको अगस्टन एज कहा जाता है, या उसको सीडो क्लासिकल कहा जाता है, या न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है। ठीक है। अक्सर उसी एज को जो है वो इसलिए कहते हैं कि जी वो जो कोई ब्रिटानिया के अंदर किंग अगस्टन था, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस एज में वर्जिल है ना, ठीक है, ये रोमन पोएट था, और जिस एज के अंदर ये जिंदा रहा, ये जो इसका टाइम पीरियड, उस वक्त जो किंग था रोम का, उसका नाम था अगस्टन। ठीक। किंग अगस्टस जो था, अगस्टन एडजेक्टिव हो गया ना, तो जो किंग अगस्टस था, उस दौर के जो राइटर्स हैं, उनकी टेक्निक्स को फॉलो किया 18th सेंचुरी के राइटर्स ने। इस निस्बत की वजह से उस एज को एज ऑफ अगस्टन कहा जाने लगा, एज ऑफ न्यू क्लासिकल कहा जाने लगा, एज ऑफ सीडो क्लासिकल कहा जाने लगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, वर्जिल जो है बेसिकली ये फेमस है अपनी पोइम इनियड की वजह से। ठीक है। और ये जो पोइम इसकी इनियड है, बेसिकली जो जब ट्रोजन वॉर हुई और जब ट्रॉय को तबाह कर दिया ग्रीक्स ने, तो उसके बाद जो ट्रॉय के बशिंदे थे, उन्होंने वहां से सफर किया और एक नए वतन की तलाश में निकल पड़े। ठीक है। अब ये जो इनियड है, इसको नेशनल एपिक ऑफ रोम भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, वो जो होमर की इलियड एंड ओडेसी, बिल्कुल उसी के पैटर्न पे इसने ये वर्क लिखा है। और इस आप इनियड का जो इन्फ्लुएंस है वो देखेंगे बहुत से वेस्टर्न लिटरेचर पर है। जैसे कि आप देखें, इसको कोशिश की थी बहुत से राइटर ने बाद में ट्रांसलेट करने की। ठीक है। तो इसके अलावा जो दांते हैं, जो इसके बाद दांते ने जन्म लिया, तो उसने डिवाइन कॉमेडी जो है उसमें लिखी, और उसने एज अ गाइड, एज अ लीडर, एज अ जो आप कह रहे रहनुमा जो है, उसने वर्जिल को कंसिडर किया अपने वर्क के अंदर। ठीक है। वर्जिल ने बेसिकली स्टडी किया था लॉ को, लेकिन बाद में ये इसने अपने आप प्रोफेशन जो है वो पोइट्री में जो है तब्दील कर दिया। इनियड के अंदर मैंने बताया है कि जब ट्रॉय वॉर हुई, तो एक जो करेक्टर है इनियस, वो वहां से सफर करता है ट्रॉय से, और इटली पहुंचता है, और इटली को अपना जो है वो वतन कंसीडर करता है, अपना होमलैंड होमलैंड बनाता है। और इस तरह ये जो रोमन्स के इंसेस्टर हैं, वो कौन है? इनियस, जो कि ट्रॉय से आया था। और इसी के सारी की सारी एडवेंचर्स को जो है वो इनियड के अंदर इसने लिखा है। अब एक और बात, ये जो इसकी पोएम है वर्जिल की, ये है 12 बुक्स पे लिखी हुई। ठीक है। इसी तरह स्पेंसर की अगर आप फेरी क्वीन पढ़े ना, तो उसकी जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, बैकग्राउंड पढ़ते हैं, तो वो उसमें वाज़े लिखा होता है कि स्पेंसर का इरादा था कि वो इसको 12 बुक्स के अंदर लिखेगा, लेकिन उसने जस्ट 6 कंप्लीट की और उसकी डेथ होगी। तो बाद में ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर कि भाई मिल्टन ने लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट, तो उसने पहले 10 बुक में लिखी, फिर उसको क्यों उसने 12 में कन्वर्ट कर दिया? तो उसका यही रीजन है कि जो एपिक का ट्रेंड है ना, वो बेसिकली 12 बुक्स में लिखा जाता था। वर्जिल ने लिखा, फिर उसको स्पेंसर ने फॉलो किया, तो उसी पैटर्न पे, उसी बिना पर बाद में मिल्टन ने उसको एपिक, मुकम्मल एक एपिक का
नमूना देने के लिए, शक्ल देने के लिए उसको 12 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। पेट्रार्क, फ्रांसेस्को पेट्रार्क जो है ये इटालियन स्कॉलर एंड पोइट है। ठीक है। और इटली के अंदर जो रिनाइस है उनके जो लीडर्स हैं, ये बानी है, उनमें से ये एक है। ये जो पेट्रार्क, इसको द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। अब ह्यूमनिज्म क्या चीज़ है? ह्यूमनिज्म बेसिकली एक फिलॉसफी थी जिसमें यही कहा जाता था मैन इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। जो ह्यूमनिज्म के लोग थे, इस फिलॉसफी के जो लीडर्स थे, वो ये कहते थे कि इम्पोर्टेंस जो है, ठीक है, वो ह्यूमन वैल्यूज एंड डिग्निटी को देनी चाहिए। ठीक है। ह्यूमनिज्म एक बिलीव था कि जो ह्यूमन नीड्स हैं और वैल्यूज हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि जो ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीव्स हैं या, ठीक है। अब दांते जो है, ठीक है, ये इस पेट्रार्क के फादर का फ्रेंड था। ठीक है। आगे चलते हैं जी। इसके अलावा ये इसने एज एम्बेसडर भी काम किया और इसने जो यूरोप का जो है वो टूर भी किया, तो इसको फर्स्ट टूरिस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको फादर ऑफ रिनाइसा भी कहा जाता है। इसकी जो लवर है उसका नाम है जी लौरा। इसी तरह एक दांते की लवर है, तो आप दोनों में से किसी एक का नाम याद रखें। ठीक है। पेट्रार्क, उसकी लवर का नाम है लौरा, तो डेफिनेटली दूसरी की याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों को रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एक को आप याद कर लें। दांते एलिगेरी। अब जो दांते है, इसका क्वेश्चन आया था पीपीएससी के अंदर 2019 में कि इसका जो वर्क है डिवाइन कॉमेडी वो क्या है। ठीक है। वो नावल है, वो पोएम है, वो ड्रामा है, वो प्रोज है। तो बेसिकली ये एक पोएट्री है। ठीक है। तो पोएम हुई। तो जो भी आप वर्क पढ़ेंगे, चाहे वो इंग्लिश पोइट्स हों, ग्रीक्स हों, मतलब ऑथर्स हों, चाहे वो ड्रामर्स, तो आपको उनके वर्क का पता भी होना चाहिए कि वो कौन से जॉनरा के हैं। ठीक है जी। तो दांते एलिगरी भी जो है वो इटालियन पोइट है और फ्लोरेंस इटली में पैदा हुआ था। इसको फादर ऑफ इटालियन लैंग्वेज कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक मेजर वर्क है जिसने इसको बहुत ज्यादा फेम दी, वो कौन सा दी? डिवाइन कॉमेडी। और इसको ओरिजिनली क्या कहा जाती थी? कॉमेडिया। अच्छा जी। आगे चलते हैं। ये मेरे ख्याल में वही स्लाइड है, सेम, बिल्कुल सेम स्लाइड। अच्छा। तो दांते, पेट्रार्क एंड बोकेशियो जो है, इन तीनों को द थ्री क्राउन्स कहा जाता है और थ्री फाउंटेन्स भी कहा जाता है। ये जो टाइटल्स हैं ये किनको दिए गए हैं? दांते, पेट्रार्क और बोकेशियो को। दांते जो है उसकी जो लवर, उसका नाम क्या है? बैटरीस। ये मैं अभी पहले बता रहा था कि जो पेट्रार्क है उसकी लवर लॉरा और दांते की लवर बैटरीस, बैटरीस। तो ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। अच्छा जी। तो इसने अपनी जो सोनेट्स हैं वो किसके लिए लिखी थी? बैटरिस के लिए दांते ने, और पेट्रार्क ने लॉरा के लिए। अच्छा जी। अब इसके वर्क जो डिवाइन कॉमेडी उसकी बात करते हैं, इसके तीन मेजर पार्ट्स हैं। पहला है जी इन्फर्नो। इन्फर्नो का मतलब है जी हेल। और दूसरा है जी अ, इसको इटालियन में कहते हैं पुर्गातोरियो। हाँ जी, इटालियन में इसको कहते हैं पुर्गातोरियो, जिसको इंग्लिश में पुर्गेटरी कहा जाता है। और जो पैराडीजो है, इससे मुराद है पैराडाइज। तो इसके अंदर जो थीम है वो ये है कि जब इंसान मर जाता है, लाइफ आफ्टर डेथ, तो इसके अंदर जो मेजर करेक्टर है वो दांते खुद है। ठीक है। और इसका नाम मैंने पहले जैसे जिक्र किया कॉमेडिया था, और इसकी जो एंडिंग है वो हैप्पी होती है, तो इसलिए ये इसका नाम जो है वो डिवाइन कॉमेडी रखा गया। ठीक है। अब इसके जो तीन पार्ट हैं, पहला हेल, दूसरा पुर्गतारियो और तीसरा पैराडीजो। तो हेल के अंदर क्या है? ये बंदा पहुंच जाता है हेल के अंदर। ठीक है। और वहां पे ये अपना जो गाइड है, जो रहनुमा लीडर जिसको लेके चलता है, वो कौन है? विर्जिल, रोमन पोइट, उसको एज अ लीडर ये कंसीडर करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसकी जो लवर है बैटरी, उसको सेकंड फेज है ना पुर्गतारियो, इस वर्क का, उसके अंदर अपनी बैटरी जो लवर है उसको एज अ लीडर जो है, गाइड जो है कंसीडर करता है। और जो जेफरी चौसर है उसको प्रिंस ऑफ प्लेजरिज्म भी कहा जाता है। प्रिंस ऑफ प्लेजरिज्म, ये ज़हन में रखिएगा। इसकी जो एक वर्क है द हाउस ऑफ फेम, उसके अंदर जो उसने लिखा है ना, वो बिल्कुल इसी तरह डिवाइन, दांते की जो डिवाइन कॉमेडी उसी तरह लिखा है। उसमें के अंदर भी वो इसी तरह एक जर्नी होती है और उसको वो ईगल उठा के ले जाता है। ठीक है। अच्छा जी। अब
एक और चीज बता दूं, इसका मतलब ही बता दूं। पहला हो गया हेल, आफ्टर डेथ आदमी कहाँ पे चला गया, हेल के अंदर। उसके बाद सेकंड फेज होता है ये प्रगतारियो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंसान जो है उसके जो वो गुनाह है उसकी सजा मिलेगी और उससे वो पाक होगा जब वो अपनी सजा भुगत लेगा। उसके बाद वो थर्ड फेज जो है पैराडाइज में चला जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे चलते हैं। बुकेशियो, ये भी इटालियन राइटर है, पोइट है, और पेट्रार्क का ये जो है वो हम असर था, जिसे हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी राइटर्स, ठीक है जी। तो इसने एक प्रोज वर्क लिखा था फिलोकुलो, और ये फर्स्ट इटालियन प्रोज रोमांस था। ये भी फ्लोरेंस इटली में पैदा हुआ था। इसने एक वर्क लिखा था द डेकामेरॉन, ये बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा। डेकामेरॉन के अंदर क्या होता है जी, जो कैंटरबरी टेल्स है जेफरी चौस्टर का, वो इसी को फॉलो करते हुए उसने लिखा था, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। होमर की जो इलियड और ओडेसी है, इसको इसने ट्रांसलेट किया था पेट्रार्क की रिक्वेस्ट पर, ठीक है, लैटिन के अंदर। अच्छा, दांते की बायोग्राफी भी इसी ने लिखी, और पेट्रार्क के कहने पर इसने किसको, ओडेसी और इलियड को ट्रांसलेट किया इनटू लैटिन। अच्छा, इसके जो मेजर वर्क्स हैं और भी हैं, जो आपको नोट्स दूंगा उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने स्लाइड पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी हैं। द डिकैमरॉन और द फिलोक्लो जो है वो इसके मेजर वर्क्स हैं। अब हम बात करते हैं डिकैमरॉन की। डिकैमरॉन के अंदर जो तकरीबन 100 स्टोरीज हैं, और वो तकरीबन सारी की सारी स्टोरी जो है वो 10 दिन के अंदर बयान की गई है। उसके अंदर क्या होता है जी, 7 यंग वुमेन एंड 3 यंग मैन जो हैं, वो जब ब्लैक डेथ आती है तो वो फ्लोरेंस से भाग के कंट्री साइड देहाती इलाके की तरफ चले जाते हैं। वहां जाके वो 2 हफ्ते के लिए जो है वो पनाह लेते हैं, और उन 2 हफ्तों में वो क्या करते हैं जी, उनका एक ही काम होता है कि दिन को वो जो है वो स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। स्टोरी के अंदर करेक्टर जो है या तो किंग होता है या क्वीन होता है, ठीक है। तो इस तरह 10 दिन के अंदर उन्होंने 100 स्टोरी सुनाई थी। 7 यंग वुमेन और 3 यंग मैन थे, और वो 2 हफ्तों के लिए कंट्री साइड की तरफ चले गए थे, ठीक है। तो ग्रीक और इटालियन लिटरेचर आज यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश को, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो उसके लिए मैं देखता हूँ, एक सेकंड, तब तक आपके जो क्वेश्चन है आप पूछ लें जी। क्या आप लोग मौजूद हैं? मेरी आवाज आ रही है? अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।